हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 8 टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कंपेरेटिव स्टेटमेंट वाला कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं टूल्स के बारे में कि फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स है क्या। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जो चैप्टर बनता है शो डिबेंचर वाला टोटली कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। हर एक टॉपिक जो अब तक बनता है मैंने हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हर एक चैप्टर का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस क्या कहती है कि देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है कंपनी का और कितना लॉस है, जबकि बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन है कितनी, क्या पोजीशन है एट प्रेजेंट, जब कंपनी असेट कितनी है कंपनी की, लायबिलिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। तो अब जब हम फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं तो फाइनेंशियल एनालाइज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम किस चीज़ को एनालाइज करके चलेंगे, बैलेंस शीट को एनालाइज करके चलेंगे। तो टूल्स क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ असेट, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंटरप्राइज के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, कहते हैं इसमें हम लेके चलते हैं असेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और कितने प्रॉफिट या लॉस और एंटरप्राइज को सारा पता चल जाते हैं। दे डू नॉट रिवील द अर्निंग कैपेसिटी, कहते हैं ये रिवील नहीं करते अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस के एंटरप्राइज की। इसी कारण से कहते हैं दे आर नॉट रेडली अंडरस्टैंडेबल टू देयर यूज़र। तो इस कारण से जो यूजेबल होते हैं, यूज़र जिनको जरूरत होती है डाटा की, तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, वो समझ नहीं सकते इन डाटा को। तो इसी कारण से जो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एनालिसिस करने का मकसद क्या रहता है कि जो हमारे पास डाटा होता है उसको ईजिली वे से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, जो सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए यूज़र्स के आगे ताकि वो समझ सकें आसानी से। तो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी हेल्प से जो एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो कौन कौन से टूल्स हैं? फर्स्ट टूल आता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ऐसे कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन फाइनेंसिस। ये सारे अपने आप में एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर से बनते हैं। जो ये आज का चैप्टर हमारा बनता है वो है कंपेरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में नाम से क्लियर हो रहा है कि हम क्या करके चलेंगे, कंपेयर करके चलेंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डाटा होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तभी तो क्या पॉसिबल है कंपेयर करना। तो यहाँ पे कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम दो ईयर्स के एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि 2 ईयर्स का डाटा ले लेते हैं। तो 2 ईयर्स का डाटा हम साइड बाय साइड रखेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि कितना रिजल्ट है इस साल, क्या इंक्रीमेंट हुआ है या क्या डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसका कंपैरिजन करके हमें पता लगा सकते हैं। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर होती है 2 या 2 से ज़्यादा साल की, हम साइड बाय साइड प्लेस कर लेते हैं जिससे हमें कंपेरिजन करना आसान हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। कहते हैं इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है, जो फिगर होती हैं जैसे प्रोडक्शन की हो गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, उनको साइड बाय साइड पुट कर लिया जाता है ताकि उससे कंक्लूजन निकाल सकें हम। प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाए, फाइनेंशियल हेल्थ है जो पता चल जाए बिजनेस की है क्या। इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, चेंजेस किस ट्रेंड में आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या, एंटरप्राइज के सारे पता चल जाएंगे। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है जो डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। टूल बनता है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कॉमन मतलब कि हम सारे का सारा जो डाटा है उसे एक कॉमन बेस मान के, कॉमन बेस यानी कि एक ही बेस मान के कन्वर्ट कर देंगे पूरे के पूरे डाटा को। कहते हैं इस स्टेटमेंट में जो बहुत सारे फिगर्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है परसेंटेज के अंदर। जब परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करें तो बेस क्या रहेगा, उनका कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे कहता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मान लेते हैं कि हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान लिया, तो उसको 100 ले लेंगे हम। 100 लेकर के जितना डाटा होगा वो सारे का सारा हम परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 के बेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट। ऐसे हम बैलेंस शीट के अंदर मान लो बेस ले लेते हैं असेट को मान लेंगे 100, तो जितनी भी सारी डाटा होगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते समय फिर हम 100 बेस मान के कॉमन बेस क्या रहेगा 100, तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे पूरे डाटा को। तो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, कहते हैं इसको डिस्कस किया जाएगा चैप्टर 4 के अंदर। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है कि कॉमन बेस ले लेंगे और सारे के सारे जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे अदर डाटा की, तो बेस क्या रहेगा उसका कॉमन रहेगा 100 ही रहेगा। नेक्स्ट बनता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम ट्रेंड को चेक करके चलेंगे
बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि एक तरह का एक ऐसा यूज़फुल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एनालाइज करके चलते हैं, कंपेरेटिव स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स को हम उठाते हैं इसमें, कहता है जब कैलकुलेट करते हैं ट्रेंड को, तो यहाँ पे परसेंटेज ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करते समय कहता है कोई भी ईयर है जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ बेस ईयर, यानी किसी एक साल को हम बेस ईयर मान लेंगे और जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी बेस ईयर के हिसाब से, मान लो कि अज्यूम कर लेते हैं बेस ईयर को 100 ले लिया, तो 100 के हिसाब से सारी की सारी आइटम को क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कहते हैं जब हम ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा। ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमें इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा, आइटम्स के अंदर कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है। तो जो ट्रेंड परसेंटेज है चैप्टर 4 के अंदर कवर करके चलेंगे हम। ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड का मतलब ये है कि हम एक ईयर, किसी भी एक ईयर को बेस मान लेंगे, लेट कर लेंगे 100 है बेस, तो उसको जितना डाटा बनता है बाकी सारा उसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 के हिसाब से, और फिर हम इंक्रीज और डिक्रीज को चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। टूल है काउंटिंग रेशियो। काउंटिंग रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी अलग अलग रेशियो होती है, लिक्विडिटी रेशियो होती है, डेब्ट रेशियो होती है, इक्विटी रेशियो होती है, करंट रेशियो होती है, बहुत सारी रेशियो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यानी हमें जिस टाइप का डाटा चाहिए होता है उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम कैट कर लेंगे। तो रेशियो क्या होता है, एक सिंपल एक नंबर होता है जिसमें एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन टू अनदर स्टडी किया, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम और ग्रुप के बीच में, इसको रेशियो एनालिसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है लॉन्ग एरो ऑफ काउंटिंग डाटा, यानी कि ज़्यादा डाटा हमें उठाने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम थोड़ा सा ही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पूरे डाटा को एक रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस कारण से हमें क्या होता है, ईजी होता है समझना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिक्विडिटी रेशियो हो गया, जो हमें किसके बारे में बताएगी, लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में, सोल्वेंसी रेशियो सोल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर 5 के अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, हम रेशियो के टाइम पे इसको कवर करके चलेंगे, चैप्टर जो 5 आएगा। तो ये भी एक तरह का एनालिसिस टूल है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कवर करके चलेंगे कैश का फ्लो कितना है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है कैश का, तो उसके अंदर हम चेक करके चलते हैं। कहता है इट शो, कहते हैं इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो है कैश का देखा जाता है। कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड के दौरान देखा जाता है कि यहाँ पे जो रीजन क्या चेंज आने के बैलेंस ऑफ कैश में, दो बैलेंस शीट के हम डाटा उठाएंगे और उसके कंपेरिजन करके देखेंगे कितना कैश क्या आ रहा है, क्या जा रहा है कैश। तो यहाँ पे फर्म है जो अगर ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा तो मतलब कैश ज़्यादा, अगर प्रॉफिट कम है तो मतलब कंपनी के पास कैश भी क्या कम है। तो यहाँ पे रीजंस क्या है, यहाँ पे डेविएशन आने के, तो इसे एनालिसिस की हेल्प से हम समझेंगे डेविएशन कारण क्या रहेंगे उसकी कमी पेशी के, तो उसको चेक किया जाएगा। तो चैप्टर बनता है हमारे पास 6। नेक्स्ट होता है फंड फ्लो। फंड फ्लो का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जो पैसे इकट्ठा करते हैं उस फंड को इकट्ठा किया जो कि हाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम असेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो कहाँ इस्तेमाल किया है, तो वो हम फंड फ्लो के अंदर कवर करके चलते हैं। फ्लो में कहते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट डिजाइन किया जाता है, इसमें शो किया जाता है, किसी को शो किया जाता है चेंज ऑफ असेट में कितना चेंज है, लायबिलिटी में, कैपिटल में। तो यहाँ पे चेक किया जाता है दो डेट के अंदर दो बैलेंस शीट ले लेंगे, उसकी बैलेंस शीट को हम कंपैरिजन करके जो चेक किया गया चेंजेस है क्या। तो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि कारण क्या चेंजेस के, कि वर्किंग कैपिटल में चेंज आया तो किस कारण से आया। तो यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है कि सोर्सेज कौन कौन से सोर्स है जहाँ से फंड को कलेक्ट किया गया है और कहाँ कहाँ पे उस फंड का जो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी को ना ही तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता, यानी जितना कंपनी ने सेल किया उतना ही क्या होगा, उसका कॉस्ट आ गया, यानी सेल इक्वल टू कॉस्ट आ गई। तो इस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। यहाँ पे कहते हैं जरूरी नहीं कि कंपनी ने जितने अपने मेंशन किए हैं ऊपर पड़े पॉइंट है सारे एक ही टाइम पे इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट किया जाता है अप्रोप्रिएट जो भी टूल लगता है कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो उसको सेट लगता है कंपनी को टूल वही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि जो एनालिसिस है सुटेबल बैठे कंपनी को, यानी कि यहाँ पे कहने की बात ये है जो एक टूल एक इन्वेस्टिगेटर के लिए सही होगा जरूरी नहीं वो दूसरे इन्वेस्टिगेटर के लिए सही हो। तो यहाँ पे जो टूल का सिलेक्शन किया जाता है बिल्कुल केयरफुली सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है, तभी है हमारे पास रिजल्ट जो सही आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास टूल थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स विद चांसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।